Hello learners, welcome to my channel, and in today's video we are going to solve the sample question paper of the upcoming boards exam of mathematics. Okay, so we are starting with section 8, that is MCQ multiple choice question. तो multiple choice question में आपको करना क्या है, थोड़ा सा फास्ट रहना है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें अगर आप टाइम कंज्यूम करोगे तो पीछे के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे जल्दी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको, क्योंकि आपको यहाँ पे शो तो करना नहीं है, क्योंकि सिर्फ टिक ही करना है। शो करना हो तो आपको पूरा प्रोसेस दिखाना पड़े, तो यहाँ पे उतना कुछ है नहीं, 1 मार्क का क्वेश्चन है। तो आप रफ में भी अगर करो तो फास्ट होना पड़ेगा आपको। ठीक है, अब जैसे ये क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है एचसीएफ 3 हमें प्राइम फैक्टराइज करके दे दिया, हमें नंबर नहीं दिया, जैसे नॉर्मली देते हैं ना 10 12 15 का एचसीएफ निकालो। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में पहले से उन नंबर्स का फैक्टराइजेशन करके आपको दे दिया, प्राइम फैक्टराइजेशन करके। तो नंबर्स की जगह आपको क्या दिया है यहाँ पे, 3 का पावर 3, 5 का पावर 2, ऐसे करके आपको 3 नंबर्स की प्राइम फैक्टराइजेशन आपको प्रोवाइड कर दिया। अब कि अब इसमें से बताओ कि एचसीएफ क्या होगा। सिर्फ सॉल्व करके बताना है एचसीएफ क्या होगा। तो एक स्टेप तो आपके लिए करके दे ही दिया, इजी हो गया। अब आपका फाइनल स्टेप रहता है। फाइनल स्टेप क्या है, कोई भी नंबर का एचसीएफ अगर निकालना हो तो हमेशा हमारा स्टेप रहता है प्राइम फैक्टराइजेशन करना सबसे पहले। तो वो तो क्वेश्चन करके ही दे रहा है सामने से, बहुत अच्छा है। ठीक है, बोर्ड्स वाले ने हमारे लिए काम इजी कर दिया, क्वेश्चन पहले से सॉल्व कर दिया। अब इसका एचसीएफ कैसे निकालेंगे, जो फर्स्ट नंबर है वो है 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 2 की पावर नथिंग, मतलब 1 है। ठीक है, सेकंड नंबर जो है वो है 3 की पावर 2, 5 की पावर 3 एंड 2 की पावर 2। और उसके बाद है थर्ड नंबर है, जो उसका प्राइम फैक्टराइजेशन जो करके दिया है वो क्या है आपका, ये। अब प्राइम, जब भी एचसीएफ निकालना हो प्राइम फैक्टराइजेशन, हम क्या करते हैं, कॉमन नंबर्स का लोएस्ट पावर लेते हैं। जो भी कॉमन नंबर्स है उसका लोएस्ट पावर लेंगे। तो यहाँ पे आप देखो 3 5 2 सब भी कॉमन है, सबका लोएस्ट पावर ले लो। 3 का अगर आप लोएस्ट पावर देखो तो 2 है, तो वो लिख लेते हैं। 5 का लोएस्ट पावर क्या है, 5 की पावर 1। और 2 का लोएस्ट पावर क्या है, 2 की पावर 1। बस हो गया। अब आप इसको सॉल्व कर दो, 3 की पावर 2 9, और ये 5 और ये 2, तो कितना हो जाएगा, सॉल्व करने से आंसर आएगा 90। बस, तो ये फटक से आपको यहाँ पे आंसर दे देना, ऑप्शन बी 90। क्लियर है आपको? बस यही आपका फाइनल सॉल्यूशन है। तो सेकंड क्वेश्चन है हमारा, द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंटेड बाय द लाइन एल एंड एम इज, फिगर आपको दे दिया। अब आपको पूछ रहा है ये बताओ कि कंसिस्टेंट है विथ यूनिक सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट विथ 3 सॉल्यूशन, और कंसिस्टेंट विथ मैनी सॉल्यूशन। तो यहाँ पे सबसे पहले, अब आप देख पा रहे हो कि हमें सिर्फ दो दो वैल्यूज, जैसे 0,2, 3/2, -1/0, मतलब एक्स और वाई, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। तो जब एक्स और वाई हो, दो वेरिएबल हो, तो हमें सॉल्यूशन भी दो ही मिलेगी। ठीक है, तो कंसिस्टेंट विथ 3 सॉल्यूशन यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, ये ऑप्शन ऐसे कैंसिल आउट हो गया, ये ऑप्शन है नहीं। तो अब बचा हमारे पास 3 सॉल्यूशन। अब आपने एनसीईआरटी बुक में देखा होगा, एक चार्ट बना हुआ रहता है, अगर दो लाइन इंटरसेक्ट करती है तो आपको हमेशा यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, मतलब एक ही सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, और जब दो लाइन एक दूसरे के ऊपर होती है तब मैनी सॉल्यूशन होता है। ठीक है, और जब दो लाइन पैरेलल होता है तो सॉल्यूशन ही नहीं मिलता है कभी। अगर दो लाइन सपोज ऐसे पैरेलल है तो आपको कभी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो मैं वहां पे कुछ होगा ही नहीं, नो सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। तो आप हमारे फिगर में देख पा रहे हैं, हम यहाँ पे एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा है, इंटरसेक्ट हो रहा है मतलब यूनिक सॉल्यूशन आएगा। अब आप देखो ऑप्शन में यूनिक है क्या, तो आप बोलोगे ऑप्शन ए में लिखा हुआ है यूनिक सॉल्यूशन, तो ये आपका करेक्ट आंसर है। बाकी में आपको टाइम वेस्ट ही नहीं करना है, विद इन 30 सेकेंड्स आपको इसका आंसर मिल जाएगा, और आपको टाइम वेस्ट करना भी नहीं है। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन डज नॉट हैव रियल सॉल्यूशन। आपको बोला है k का ऐसा वैल्यू बताओ कि जब हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट कर दें तो जो आंसर है वो क्या हो, रियल सॉल्यूशन ना हो, जो सॉल्यूशन हमें मिलने वाला है वो रियल ना हो। ठीक है, तो हमें पता है, अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में भी आपने एक चार्ट देखा होगा, अगर आप रियल सॉल्यूशन नहीं हो, हाँ, तो हमेशा जो है डी का वैल्यू क्या होगा, जीरो से छोटा होगा। डी का वैल्यू क्या होगा, जीरो से हमेशा छोटा होगा। ठीक है, अगर आपको क्या चाहिए, रियल सॉल्यूशन नहीं चाहिए। अगर रियल चाहिए, या तो डी से बड़ा होगा या डी के इक्वल होगा। ठीक है, सॉरी, जीरो से बड़ा होगा या जीरो से इक्वल होगा। जो ये डी है, डी मतलब यहाँ पे क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac डी का मतलब है। ठीक है, हमें बोला है कि रियल नहीं होना चाहिए, मतलब ये वाला, ये केस होना चाहिए। तो ये केस हम लिख लेते हैं, फॉर नॉन रियल सॉल्यूशन। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, नॉन रियल सॉल्यूशन चाहिए हमें, तो हम क्या करेंगे, डी इज ग्रेटर देन जीरो बता देंगे, सॉरी लेस देन जीरो, सॉरी सॉरी सॉरी। ठीक है, अब डी का मैंने आपको बताया डिस्क्रिमिनेंट होता है, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये इसका फॉर्मूला है, इज लेस देन जीरो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा, अगर इस इक्वेशन को लो आप, के एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1, तो ये आपका a हो गया, ये आपका b हो गया, और ये आपका c हो गया। ठीक है, तो बी स्क्वायर मतलब -5 का होल स्क्वायर माइनस 4, a का मतलब क्या हो गया, k,
और सी का मतलब क्या हो गया आपका 1, ठीक है, इज लेस देन 0। अब इसको आप सॉल्व करो, -25 का स्क्वायर तो 5 का स्क्वायर तो 25 हो जाएगा, -4 इंटू के, 4k इंटू 1 तो 4k ही रह जाएगा, इज लेस देन 0। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो 25 सॉरी, तो इसको आप सॉल्व करोगे तो k को आप इधर ही रहने दो, तो ये हो जाएगा -4k, ठीक है, और जब ये 25 को आप इधर भेजोगे तो ये -25 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, k का वैल्यू क्या हो गया, k इज ग्रेट लेस देन 25/4। तो k का वैल्यू हम क्या रखे कि जो रियल सॉल्यूशन ना मिले तो 25/4, तो ये ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है आपको? क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन a, b एंड -a, -b। ठीक है, तो हमें पता है डिस्टेंस अगर निकालना है, कोई भी दो कोऑर्डिनेट्स अगर हमें दिया हुआ है तो हमें क्या करना है, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर लेना है। और डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, d इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, अब यहाँ पे x1 x2 क्या होगा, हम साइड में लिख लेते हैं। तो जो ये a कॉमा b है, ये पहला वाला, ये हमारा x1 और y1 हो जाएगा। ठीक है, a कॉमा b, और x2 और y2 क्या हो जाएगा हमारे, वो सेकंड वाले पॉइंट। ठीक है, वो हमारे क्या हो जाएंगे, x2 और y2, तो -a, -b। अब आपके पास तो फॉर्मूला है, आप डायरेक्ट सॉल्व कर दो। ठीक है, फास्ट रहना, आपको टाइम कम वेस्ट करना है, क्यों, क्योंकि एमसीक्यूज है, एमसीक्यूज में हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। तो x2 है -a, ठीक है, प्लस y2 क्या है, -b, और y1 क्या है, b। इसको आप सॉल्व कर दो, तो इधर अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, -2a का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे आपको -2b का होल स्क्वायर मिलेगा। इसको भी आप सॉल्व कर दो, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। ठीक है, अब मैं इसको 4 कॉमन लेके लिख सकता हूँ, √4 कॉमन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सही है, अब √4 मेरे को पता है, √4 इज इक्वल टू 2, √4 मेरे को पता है 2 होता है, तो √4 को मैं रूट से बाहर निकाल के 2 लिख दूंगा, और जो बाकी है ये रूट के अंदर ही रह जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये आपका फाइनल सॉल्यूशन हो गया, तो हम डायरेक्टली बोल देंगे ये ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट सॉल्यूशन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में अगर आपने कोई दूसरा वीडियो देखा है या वेबसाइट्स में जा जाके गूगल में सॉल्यूशन सर्च किए, तो आपको ये सॉल्यूशन मिला होगा कि इन चारों साइड को ये 90 होता है, ये 90 होता है, फिर हमें पता है क्वाड्रिलेटरल में 360 डिग्री होता है। हाँ, फिर ऐसे आपको बताया होगा कि इस एंगल को, फिर इस सपोज मैं इसको 1 2 3 नेमिंग कर देता हूँ, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, तो आपको दिखाया होगा कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 360, तो एंगल 1, एंगल 2 ऐसे करके, श्योर आपने देखा होगा यही सॉल्यूशन, और शायद आप यही सॉल्यूशन से इसको सॉल्व करते हैं। तो लेकिन मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि विदाउट यूजिंग दिस, विद इन सेकेंड्स कैसे आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, विद इन सेकेंड्स आप इसको आराम से सॉल्व कर पाओगे। तो करना क्या है आपको, हमें पता है कि जब रेडियस और टेंजेंट जिस पॉइंट में मिलता है वो 90 ही होता है। ठीक है, ऑटोमेटिकली ये दोनों 90 ही है, और ये बात भी हमें पता है कि चारों एंगल को प्लस करो 360 होता है। क्लियर है ये चीज? लेकिन यहाँ पे अगर ये कोई सॉल्यूशन को आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, आप ये देखो कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ठीक है, दोनों को प्लस करने से 180 डिग्री ही आएगा। क्यों 180 आएगा, क्योंकि ऑटोमेटिकली ये तो 90 और 90 हो ही चुका है, इसको तो आप चेंज ही नहीं कर सकते, तो पहले से फिक्स्ड है 90 90। तो बचा क्या, अगर 360 में से मैं 90 और 90 माइनस कर देता हूँ, मतलब 180 माइनस कर देता हूँ, बचा ही मेरे पास 180। क्यों, क्योंकि ये दोनों तो फिक्स्ड है, तो 180 तो माइनस होना है, 90 प्लस 90 180 तो माइनस होना है। बचा कितना, 180। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर इन दोनों को प्लस करूंगा तो 180 ही आएगा, उससे उसके अलावा कोई दूसरा सॉल्यूशन आएगा ही नहीं। तो क्यों इतना टाइम वेस्ट करना एक एमसीक्यू के लिए। ठीक है, तो मैंने बहुत सॉल्यूशंस, ऐसे वीडियो सॉल्यूशंस भी देखी और वेबसाइट्स में भी इसका जो प्रोसेस है देखा है कि इसको 360, तो गलत नहीं बोल रहा हूं मैं, लेकिन एमसीक्यू के लिए उतना टाइम वेस्ट करना एकदम गलत है। ठीक है, एमसीक्यू में तो आपको टिक ही मार के आगे बढ़ना है, तो इतना टाइम क्यों वेस्ट करना। ठीक है, हमारे पास पीछे और भी क्वेश्चंस रहेंगे, तो इतना टाइम हमारे पास है नहीं कि हम वेस्ट करें। तो डायरेक्टली आपको एक चीज ध्यान रखना है कि ये सेंटर वाला एंगल और इस एंगल को अगर हम प्लस कर दें, इस ऐसे क्वेश्चंस में बोल रहा हूँ। ठीक है, हर एक क्वेश्चन में वैलिड नहीं होगा, पर इस क्वेश्चन में मैं बता रहा हूँ कि जब ऐसा ओपन फिगर हो, एक क्वाड्रिलेटरल, सिंपल क्वाड्रिलेटरल बने विदाउट एनी डायगोनल्स। ठीक है, सिंपल क्वाड्रिलेटरल बने विदाउट एनी डायगोनल्स, तभी आप प्रोसेस आराम से यूज कर सकते हो। तो आपको ध्यान रखना है, ये वाला और ये वाला एंगल को प्लस करोगे तो 180 ही आएगा। ठीक है, प्लस करने से तो इतना टाइम वेस्ट करना नहीं है। क्यों, इस क्वेश्चन में क्यों नहीं करना, क्योंकि 35 तो पहले से दे दिया, अब बस ये वाला एंगल ही तो ढूंढना है, तो उतने तो हम स्मार्ट है ही, कर ही लेंगे। तो आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो, एंगल क्यू ओ आर प्लस एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू 180, क्योंकि आपको रफ में ही सॉल्व करना है, तो आप ये मान के सॉल्व करो। सॉल्व करो, ये मेरे को पता नहीं है, ये मेरे को पता है 35 है। ठीक है, और ये इज इक्वल टू 180 होता है। अब मैं इसको अगर सॉल्व करूं तो ये मेरे को एंगल क्यू ओ आर
इज इक्वल टू, ये 35 चला जाएगा ऑपोजिट साइड में, तो -35 हो जाएगा। तो कितना बचा आपके पास? 145। सही है, तो 145 इज योर सॉल्यूशन। समझ में आया आपको? तो आपको ऐसे क्वेश्चंस में टाइम वेस्ट नहीं करना है। क्यों? क्योंकि बहुत लिमिटेड टाइम रहेगा। हाँ, वो जो मैं बता रहा हूँ कि वीडियोस में जो प्रोसेस दिखाया, यस करेक्ट प्रोसेस है, प्रोसेस वही होता है, पर टाइम कम है तो हमें थोड़ा स्मार्ट वे यूज करना पड़ेगा। तो आप ऐसे ही इसको सॉल्व कर सकते हो विदाउट वेस्टिंग योर एक्स्ट्रा टाइम। ठीक है, टाइम बचेगा क्योंकि पीछे और भी सॉल्यूशंस है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है? दो ट्राइंगल्स है, दोनों के दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। और सर किस तरह सिमिलर है? आपको एक कंडीशन दिया है कि 3 टाइम्स ऑफ ए बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ पी क्यू। ठीक है, ये कंडीशन आपको यहाँ पे दे के रखी है। और एक और चीज दे दिया कि बीसी का जो वैल्यू है ना वो कितना है? 10 है। वो कितना है? 10 सेंटीमीटर है। देन द लेंथ ऑफ क्यू आर, क्यू आर का लेंथ बताओ। तो पहले हम यहाँ पे एक अपना, मैंने दो ट्राइंगल लिया है तो इसको नेमिंग कर देते हैं ए बी सी एंड पी क्यू आर। और आपको बोला गया ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनका जो साइड्स है, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स, वो भी सेम रेशियो में होता है। मतलब इस केस से हम बोल सकते हैं कि ए बी अपॉन पी क्यू is equal to BC upon QR is equal to AC upon PR। मतलब इनका जो रेशियो होगा, सपोज ए बी बाई पी क्यू को जो कट करके रेशियो आया, सपोज 1:2 आया, 1/2 आया, तो बीसी और क्यू आर को अगर आप कैंसिल आउट करोगे ना तो भी 1/2 आएगा। एसी और पीआर को भी जब कैंसिल आउट करोगे ना तो 1/2 ही आएगा। ठीक है, रेशियो सेम होता है जब ट्राइंगल सिमिलर हो। मैं ये नहीं बोल रहा कि ये अगर 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 होगा, नहीं, इनका रेशियो सेम होगा। जैसे 1/2 आया अगर कैंसिल आउट करने से, तो बाकी केसेस को भी, अगर बाकी साइड्स को भी अगर आप कॉरेस्पॉन्डिंग साइड से कैंसिल आउट करो तो सेम रेशियो आएगा, सेम वैल्यूज आएगा। ठीक है, तो ये चीज तो हमें पता चल गई कि रेशियो सेम होने वाला है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में कैसे सॉल्व करेंगे? तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें कंडीशन देके रखा है 3AB इज इक्वल टू 2PQ। ठीक है, पहले इसी को सॉल्व करते हैं। क्यों? ए बी और पी क्यू अगर आप देखोगे फिगर में तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स है, तो इससे हमें क्या मिलेगा? रेशियो मिलेगा। कैसे रेशियो मिलेगा? मैं क्या करूंगा, इस 3 को अपोजिट साइड में भेज दूंगा। तो ए बी इज इक्वल टू 2PQ/3। सही है, 3 को अपोजिट साइड में भेजा। अब पी क्यू को करूंगा क्या? अपोजिट साइड में लेके आ जाऊंगा। क्यों? क्योंकि रेशियो बनाना है ना। तो ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू 2/3। क्लियर है? ये हो गया। अब मेरे को रेशियो पता चल गया। क्यों? कैसे रेशियो? क्योंकि ये प्राइम नंबर है और कैंसिल आउट नहीं होगा, तो यही रेशियो है। तो मेरे को ये पता चल गया ए बी बाई पी क्यू को अगर कैंसिल आउट करूं तो भी 2/3 होगा। बीसी और क्यू आर को कैंसिल आउट करूं तो भी 2/3 होगा। और एसी और पी आर को कैंसिल आउट करूं तो भी 2/3 होगा। रेशियो तो मिल गया। ठीक है, लेकिन सॉल्यूशन नहीं मिला। अभी बोला बीसी का वैल्यू 10 है, तो ये बताओ क्यू आर का वैल्यू क्या होगा? क्यू आर का वैल्यू क्या होगा? अब ऐसे केसेस में आपको और ज्यादा मेहनत करनी नहीं है, इतना सा काम पहले करना है, ये कैलकुलेशन वाला काम कर लेना फटाफट। ठीक है, अभी तो मैं समझा रहा हूँ तो थोड़ा टाइम ज्यादा लगे, पर आपको एग्जाम में क्या करना है, पहले कैलकुलेशन वाला पार्ट कर लेना है, खत्म। अब क्या करो, आंसर्स ले लो। अब आपको क्या करना है, बीसी अपॉन क्यू आर लेना है क्योंकि सेम रेशियो में होगा। बीसी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू, बीसी का वैल्यू आपको पता है 10 है, क्यू आर का वैल्यू क्या है पता नहीं, लेकिन कैंसिल आउट करने से मेरे को ये पता है कि नीचे क्या आएगा, रेशियो क्या आएगा, 2/3। कैंसिल आउट होने के बाद ये तो मेरे को अभी पता चल गया 2/3। तो आप फटाफट फटाफट क्या करो, सारे ऑप्शंस के वैल्यू जो है, सारे ऑप्शंस के वैल्यू जो है यहाँ पे पुट कर दो क्यू आर की जगह पे। समझ में आया आपको? ठीक है, टाइम बचाना है क्योंकि स्मार्टली काम करना है। अगर आप यहाँ पे लेके बैठोगे, पूरा कॉन्सेप्ट लगाओगे, एकदम सीधा अप्रोच से जाओगे तो टाइम लग जाएगा। ठीक है, और ये सब करने से क्या आंसर फटाफट आ जाएगा। तो करना क्या है, क्यूआर की जगह पे एक एक बार वैल्यूज लगा लगा के देख लो आप। पहले मैंने लगाया ऑप्शन ए 10, तो 10 से 10 कैंसिल होगा तो 1/1 हो जाएगा, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। फिर मैं क्या करूंगा, चेक करूंगा फटाफट से 10 के साथ 15 लगा के। तो 10 से 15 लगाऊंगा तो दोनों 5 के टेबल में आता है, काटूंगा तो 2/3 आ गया आंसर। बाकी दो को कैंसिल मारो, पहले वाले को कैंसिल मारो, और ऑप्शन बी क्या है आपका करेक्ट आंसर। गेम ओवर। बस इतना ही करना था। ये तो मैंने समझाया आपको तो टाइम लगा। अगर आप खुद करोगे ये चीज, कोई दूसरा क्वेश्चन ऐसा अगर सिमिलर मिल जाए, अगर आप उसको सॉल्व करोगे, मैं लिख के देता हूँ, 30 सेकंड से 1 मिनट के अंदर अंदर आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो टाइम सेव होगा, स्मार्टली आपको काम करना है, कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, तो फटाफट काम हो जाएगा। क्लियर है? तो अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है इफ 3 cot a इक्वल 4 वेयर a इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 90 डिग्री देन sec a इज इक्वल टू, sec a का वैल्यू निकालने बोला है। हमें क्या देके रखा है, हमें cot का ये बोल के रखा है कि 3 cot a इज इक्वल टू 4, ये हमें क्वेश्चन में बोल दिया है। और साथ ही साथ हमें बोला है कि ये फाइंड आउट करके बताओ sec a का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, sec a का वैल्यू क्या होगा। सपोज मेरे पास एक ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, ये मेरा राइट एंगल ट्राइंगल है, इसको नेमिंग कर देता हूँ ए बी सी। ठीक है,
अब यहाँ पे हमें दिया हुआ है 3 cot a इज इक्वल टू 4, तो मैं इसको पहले थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख सकता हूँ cot a इज इक्वल टू 4/3। सही है इतना दूर। अब cot a का मतलब क्या हुआ, जैसे cot, जैसे हमें पता है cot a क्या होता है, tan का उल्टा, tan का उल्टा, tan थीटा का उल्टा cot a cot थीटा होता है। तो tan थीटा का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो cot क्या हो जाएगा, उसका उल्टा हो जाएगा, cot थीटा मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो मतलब एक चीज तो पता चल गया, ऊपर वाला 4 जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है बेस को, और नीचे वाला जो 3 है वो रिप्रेजेंट कर रहा है आपका परपेंडिकुलर को। ये चीज क्लियर है, मतलब बेस जो है वो 4 है और परपेंडिकुलर जो है वो क्या है, 3 है। क्लियर है। अब आपको राइट एंगल ट्राइंगल का दो साइड्स मिल गया, तो थर्ड साइड हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हो। अगर आप यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो थर्ड साइड ऑटोमेटिक 5 आएगा, और नहीं तो आपको पता भी होगा 3 4 रहता है तो हाइपोटेन्यूज 5 ही आता है। क्लियर है ये चीज। तो मेरे को ए सी भी पता चल गया, बेस मतलब हाइपोटेन्यूज, बी पता था, चल गया, मतलब परपेंडिकुलर पता चल गया, और सॉल्व करके ए सी हमने निकाल लिया, मतलब हाइपोटेन्यूज एच। ठीक है, हाइपोटेन्यूज इज इक्वल, ये सब तो सॉल्व नहीं कर ले, ये तो आपको रफ वर्क करना है कि फाइनल आंसर आ जाए, तो ये हम एच बोल देते हैं, 5 हो गया। अब सेक का फॉर्मूला क्या होता है, सेक उल्टा किसका उल्टा होता है, कॉस का। तो कॉस का मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। सही है, और इसका उल्टा करना है तो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा सेक मतलब हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, कॉस का उल्टा। अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो हाइपोटेन्यूज कितना है, एच, ये रहा 5, और बेस तो हमने पहले ही पता था 4, तो 5/4 जहां दिख रहा है वो आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर है। थोड़ा एक्सप्लेन किया तो टाइम लगे, लेकिन अगर आप सॉल्व करोगे तो ये 1.5 मिनट के अंदर सॉल्व हो जाना चाहिए। ठीक है, क्लियर है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको दे के रखा है कि बीएसी एक ट्राइंगल है, फिगर दे दिया है, बोला है कि ट्राइंगल, एक ट्राइंगल तो बीएसी है, बताओ वो कौन से ट्राइंगल के साथ सिमिलर होगा। एक दूसरा ही ट्राइंगल बचा, लेकिन आपको ऑप्शंस दे दिया, एईडी के साथ सिमिलर होगा, या ईएडी के साथ सिमिलर होगा, या एसीबी के साथ सिमिलर होगा, या बीसीए के साथ सिमिलर होगा। ठीक है, तो अगर आप फिगर को देखो, दो ट्राइंगल तो दिख रहे हैं, एक तो ये स्टैंडिंग 90 डिग्री, और एक ये वाला इंक्लाइन 90 डिग्री। ठीक है, दिख रहा है। तो एक तो क्वेश्चन में खुद ही बोल दिया कि एक ट्राइंगल तो बी ए सी है ही, और दूसरा ट्राइंगल मान के चलते हैं हम ए डी ई है। ठीक है, अब आपको बोल रहा है कि ट्राइंगल बी एस सी किसके सिमिलर होगा, तो हम डायरेक्टली ए डी या E कोई ऐसा लिख नहीं सकते। क्यों, क्योंकि पहले हमें पोजीशन मिलाना पड़ेगा कि बी किसके साथ कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है, एंगल बी, एंगल ए किसके साथ कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है, एंगल सी किसके साथ कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है। लेकिन दो ट्राइंगल का नाम मेरे को पता चल गया, एक तो बी एस सी है, एक ए डी ई, दो ट्राइंगल बन रहा है। तो अगर आप ऑप्शन सी और ऑप्शन डी को देखो तो आपको इंस्टेंट लगेगा, आप बोल सकते हो ये दोनों ऑप्शन गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि जो सेकंड ट्राइंगल है उसका नाम ए डी ए आर है, मतलब तीन एंगल तो होना चाहिए, एंगल ए, एंगल डी और एंगल ई, पर इन दोनों ऑप्शन में एंगल डी और एंगल ई मिसिंग है। एंगल ए तो मिल रहा है पर डी और ई मिसिंग है, तो मतलब ये दोनों ऑप्शंस गलत है। हट गया। अब बचा दो ऑप्शन, अब आपको 50-50 लाइफलाइन यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो कैसे यूज करना है 50-50 लाइफलाइन, आप क्या करो, ट्राइंगल बी ए सी तो आपको दे दिया, अब आपको क्या करना है, जो दूसरा ट्राइंगल एडी बन रहा है ना, उस दोनों को सिमिलर करना है। और हम सिमिलर कैसे प्रूव करते हैं, क्लास 9 में जब कॉन्ग्रुएंसी था तो कैसे करते थे, एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी से सेम का कॉन्ग्रुएंट कर दिया, एंगल साइड एंगल से कॉन्ग्रुएंट कर दिया। यहाँ पे हम कैसे करते हैं, सिमिलर, एस ए एस से सिमिलैरिटी रूल दिखा दिया, एस ए एस सिमिलर सिमिलैरिटी रूल, या एंगल एंगल सिमिलैरिटी रूल से हम दो ट्राइंगल को सिमिलर कर देते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं हमें क्या क्या मिल सकता है। हमें एक चीज तो साफ साफ नजर आ रही है, एंगल सी और एंगल डी सेम है, क्यों, दोनों 90 डिग्री है। तो मैं बोल सकता हूँ एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल टू 90। अब दोनों ट्राइंगल में एक और चीज सेम है कि दोनों में एंगल ए कॉमन आ रहा है। यहाँ पे भी पहले वाले बी ए सी ट्राइंगल में भी एंगल ए है, और ए डी ट्राइंगल में भी एंगल ए है, तो यहाँ पे हम दे देते हैं एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए कॉमन। तो अब एक चीज तो पता चल गया मेरे को कि ये दोनों ट्राइंगल क्या है, कॉमन सिमिलर है। तो अब करना क्या है यहाँ पे, अब जब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, अब हमें नेमिंग ही करना है। तो ट्राइंगल बी ए सी किसके साथ सिमिलर होगा, कि इक्वल नहीं होगा, सिमिलर, सॉरी, सिमिलरिटी का सिंबल देना। तो ट्राइंगल बी ए सी किसके साथ सिमिलर होगा, ट्राइंगल बी ए सी आपका सिमिलर होगा किसके साथ, अब आप कर लो, ए के साथ कॉरेस्पॉन्ड करेगा, सी डी के साथ कॉरेस्पॉन्ड करेगा। तो यहाँ पे ए जो है बीच में है, तो हम भी अपना बीच में ए लिखेंगे, क्यों, दोनों कॉमन है, तो एक दूसरे के साथ कॉरेस्पॉन्ड कर रहे हैं। सी किसके साथ कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है, डी के साथ, तो यहाँ पे डी आ जाएगा। और बी किसके साथ करेगा, जो एक अल्फाबेट बच गया, मतलब एक एंगल बच गया, ई। तो फाइनली आप बोल सकते हो बी ए सी ई ए डी के साथ कॉरेस्पॉन्ड करेगा, तो आपका ऑप्शन बी जो है करेक्ट ऑप्शन हो गया। क्लियर है। अब आ जाता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है, इफ एचसीएफ ऑफ 420
कॉमा 189 इज इक्वल टू 21, देन एलसीएम ऑफ 420 कॉमा 189 इज। अब ये तो अगर अगर आप इसको प्राइम फैक्टराइज करके सॉल्व करोगे तो बहुत टाइम चला जाएगा, ठीक है। हमें क्या करना है, स्मार्ट वे यूज करना है। करना क्या है, यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है जो आपको याद रखना है कि एच सी एफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। टू नंबर्स मतलब जो गिवन है हमारे पास, ठीक है, जैसे 420 और 189। तो ये बस फॉर्मूला यहाँ पे आपको प्लेस कर देना है, एच सी एफ इंटू एलसीएम। एच सी एफ पता है, हाँ पता है 21 है। एलसीएम पता है, नहीं वो तो निकालना ही है, तो एलसीएम को एलसीएम ही लिख देते हैं। प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर्स मतलब 420 इंटू 189, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, एलसीएम को आप इधर ही रहने दो और बाकी को आप ऑपोजिट साइड में शिफ्ट कर दो। तो 420 इंटू 189 अपॉन 21 सॉल्व करना नहीं है, यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। जैसे 21 के टेबल में 420 आएगा, कब आएगा, 20 से आएगा, ठीक है। तो ये डायरेक्टली कैंसिल आउट हो गया। अब बचा 189। अब आपको करना क्या है, अब आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 189 को अगर आप 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर कितना मिलेगा, 3780, ठीक है। सॉल्व करने से आंसर आएगा 3780। क्या ऑप्शन में 3780 है, हाँ है। तो आप बोल सकते हो इन दोनों का एलसीएम जो है वो क्या निकल के आएगा, 3780। इन केस क्वेश्चन चेंज करके ऐसा दे दे कि एलसीएम आपको बता दे और बोले एचसीएफ निकालो, तो भी सेम प्रोसेस रहेगा, ये फॉर्मूला ही आपको यूज करना है और चेंज कर देना है और सॉल्व कर देना है, आंसर आ जाएगा। क्लियर है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 10th में। क्वेश्चन नंबर 10th में आपको क्या बोला है, द फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी सीरीज दे दिया इज। अब आपको पूछ रहा है कि एंड से बताओ, पीछे से मतलब बैक साइड से बताओ कि फोर्थ टर्म क्या होगा। फोर्थ टर्म क्या होगा, कौन सा नंबर आएगा इसमें, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। अब अगर कभी भी आपको क्वेश्चन में दे दे कि पीछे से बताओ कौन सा नंबर है, कि कौन सा पोजीशन में कौन सा नंबर है, तब एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, L माइनस एन माइनस वन डी, ठीक है। ये फॉर्मूला क्या देता है, यहाँ पे पता है एल मतलब लास्ट टर्म, एन मतलब जो भी पोजीशन का निकालने बोला है, और डी कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो हमें इस क्वेश्चन में बोला है फोर्थ टर्म फ्रॉम एंड, ठीक है, फोर्थ टर्म फ्रॉम एंड। अब पहले तो हम लिख लेते हैं एल एंड डी क्या होगा। एल मतलब लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म क्या हो रहा है हमारी सीरीज में 49, तो एल 49 हो गया। डी क्या आएगा, डी मतलब कॉमन डिफरेंस, दो एपी सीरीज के नंबर के अंदर डिफरेंस कितना है। तो हम क्या करते हैं, निकालने का तरीका क्या है, A2 माइनस A1 मतलब सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकंड टर्म में मेरा -5 और फर्स्ट टर्म में मेरा -8, सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 3। तो मेरे को डी भी मिल गया। एन कौन सा पोजीशन का निकालना, फोर्थ, तो एन हो जाएगा फोर्थ। तो इसको अगर हम फॉर्मूला के हिसाब से सारे वैल्यूज पुट करें तो होगा 49 माइनस, ये मेरा फॉर्मूला, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, कभी भी बोल दे पीछे से निकालो। और ये सब चीज थोड़ा फास्ट करना, आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अभी तो समझा रहे हैं तो हो सकता है 2 मिनट 3 मिनट का ये एक सॉल्यूशन बने, पर जब आप सॉल्व कर रहे हो तो 30-40 सेकंड्स के अंदर फटाक से आंसर आना चाहिए। क्यों, फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला याद रखने के बाद तो कैलकुलेशन तो कर ही लेंगे, बुड़बक तो है नहीं, ठीक है, कैलकुलेशन तो आता ही हमें। तो बस वही अप्लाई करना आपको। एन मतलब 4 माइनस वन, डी मतलब कितना, 3। अब आप सॉल्व करो इसको, 49 माइनस 4 माइनस वन 3 और इंटू 3, ठीक है। पहले हम मल्टीप्लाई वाले को सॉल्व करेंगे, तो 49 माइनस 3 इंटू 3 9, सॉल्व किया, आंसर कितना आया 40। मतलब कि अगर 49 से बैक साइड से फोर्थ पोजीशन पे आए तो आंसर क्या होगा, फोर्थ टर्म फ्रॉम एंड इज 40। क्लियर है, समझ में आया। अगर फिफ्थ टर्म बोल दे तो एन की वैल्यू चेंज हो जाएगी, 5 हो जाएगी। अगर बोल दे सेवेंथ टर्म बताओ बैक से, तो एन की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में फिगर दे दिया और बोला है दो ट्राइंगल बन रहे हैं यहाँ पे, एक ये वाला ट्राइंगल और एक ये वाला ट्राइंगल। और क्वेश्चन में बोल दिया दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, ठीक है, मतलब एंगल सेम होंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल सेम होंगे। अब साथ ही साथ बोले एंगल ओ ए सी की वैल्यू बताओ। ओ ए सी मतलब ये वाला एंगल की वैल्यू बताओ, ठीक है। अभी अभी थोड़ी देर पहले हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था सिमिलर सिमिलर ट्राइंगल्स का, ठीक है। उसमें भी हमने क्या किया था, हमें बोला था कि बताओ उसका नेमिंग क्या होगा, मतलब, ठीक है। तो हम नेमिंग कैसे कर रहे थे, जो एंगल जिसके साथ मैच कॉरेस्पॉन्ड कर रहा था वो उस सीरीज का सेम पोजीशन पे रख रहे थे। सेम यहाँ पे भी आपको करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको बोल दिया कि ओ सी ए जो है वो किसके सिमिलर है, ओ बी डी के, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, एंगल ओ और एंगल ओ इक्वल होगा, साइड में लिख लेते हैं, एंगल ओ इज इक्वल टू एंगल ओ, ठीक है। एंगल सी बी के साथ इक्वल होगा, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल बी, और एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, ठीक है। सही है। अब क्या बोले, ओ ए सी का वैल्यू निकालो।
ठीक है। अब ओ ए सी का अगर हमें वैल्यू निकालना है तो हम क्या करेंगे, हम ऑपोजिट साइड में देखेंगे। ओ ए सी मतलब बीच वाला एंगल कौन सा है, ए, मतलब एंगल ए किसके साथ कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है, एंगल डी के साथ। तो क्या एंगल डी का वैल्यू मेरे को पता है, हाँ आप बोलोगे पता है। तो एंगल डी का वैल्यू कितना दिया हुआ आपको 58, तो आप क्या बोलोगे, एंगल ओ ओ डी बी इज इक्वल टू एंगल ओ ए सी इज इक्वल टू 58। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि एंगल ए एंगल डी को कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है, खुद ही क्वेश्चन बोला है कि सिमिलर एंगल है। तो सिमिलर एंगल है तो मतलब सिमिलर ट्रायंगल है तो मतलब क्या, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। तो जैसे एंगल डी एंगल ए के इक्वल होगा, तो जो एंगल डी का वैल्यू 58 है यहाँ पे, तो वही एंगल ए का भी वैल्यू हो जाएगा 58। क्लियर है। बहुत जगह इसका सॉल्यूशन 52 दिया हुआ है। ठीक है, तो मैंने भी रिसर्च किया है बहुत, ठीक है, सबका 58 ही आ रहा है, कोई ऐसा सॉल्यूशन नहीं है, कोई कोई ने कैसे तैसे कर दिया है 52 आंसर मैच करने के लिए। लेकिन मेनली मैंने भी सॉल्व किया 58 है, मैंने और 2-4 जगह भी देखा वीडियोस, सबके सॉल्यूशन सेम ही आ रहे हैं 58। बस कुछ कुछ जगह ऐसा है, कुछ कुछ वेबसाइट या कुछ कोई वीडियो ऐसे बनाया 52 ला दिया उन्होंने, पर कोई स्पेसिफिक रीजन दे के नहीं बताया कि 52 कैसे आया। ठीक है, अगर आपको मिले कहीं कोई स्पेसिफिक रीजन के साथ 52 तो प्लीज शेयर करिएगा मेरे साथ इसका सॉल्यूशन। ठीक है, लेकिन अभी के लिए इसका सॉल्यूशन 58 ही आ रहा है, तो इसके लिए हमारा ऑप्शन ए क्या हो गया, करेक्ट ऑप्शन हो गया। क्लियर है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ द पेरीमीटर ऑफ गिवन ट्राइंगल इज 38 सेंटीमीटर देन द लेंथ ऑफ एपी इज इक्वल टू। अब आपको बोला है कि एक, अब दिख ही रहा है एक ट्राइंगल के अंदर एक सर्कल को इंस्क्राइब किया हुआ है। ठीक है, साथ ही साथ आपको बोल दिया है कि पेरीमीटर मतलब तीनों साइड ट्राइंगल के अगर प्लस कर दो तो 38 होता है। मतलब ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इज इक्वल टू 38 डिग्री। कोई गलत नहीं, खुद क्वेश्चन बोला है। अब बोला है लेंथ ऑफ एपी बताओ, बस इतना सा पार्ट बताओ कितना होगा। अब ये चीज कैसे निकाले। ठीक है, अब क्वेश्चन में कुछ कुछ गिवन है तो हम साइड में गिवन लिख लेते हैं। एक तो आपको देके रखा है बी आर जो है वो 6 सेंटीमीटर है फिगर में, और आर सी जो है वो आपका कितना दिया है 8 सेंटीमीटर, और कुछ दिया है और कुछ नहीं दिया। तो अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेशन करूंगा, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूंगा, कैलकुलेशन है सिंप्लीफाई करूंगा। ए बी को, ये जो ए बी है कंप्लीट ए बी, ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसे, ए पी प्लस पी बी। सही है, कोई गलत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बीच में एक पॉइंट है तो मैंने ब्रेक करके दो पार्ट में लिख दिया। सेम चीज बी सी के साथ करूंगा, बी आर प्लस आर सी, और सेम चीज मैं किसके साथ करूंगा, ए सी के साथ, ए क्यू प्लस क्यू सी इज इक्वल टू 38। इतना दूर सही है। अब हमने सर्कल चैप्टर में एक थ्योरम पढ़ा था। थ्योरम क्या बोलता था, अगर एक सर्कल है और सर्कल के एक एक्सटर्नल पॉइंट से, एक सर्कल है, सर्कल के एक एक्सटर्नल पॉइंट से अगर दो टेंजेंट निकल के आता है, ठीक है, अगर सर्कल के एक एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट निकल के आता है तो वो दोनों टेंजेंट का लेंथ इक्वल होगा। ठीक है, ये थ्योरम पढ़ा था हमने। तो ये वाला आप देखो, सर्कल का सपोज ये एक सर्कल है हमारे पास, इसका एक्सटर्नल पॉइंट एक बार मैं बी को मान लेता हूँ, ये मेरा बी एक्सटर्नल पॉइंट है। तो आप बी से देखो दो टेंजेंट बन रहा है, कौन सा, एक तो ये वाला टेंजेंट बन रहा है बी पी जो आगे जा रहा है एकदम ए के पास, और एक बन रहा है बी आर जो आगे जा रहा है सी के पास। ठीक है, तो क्या बोलता था, अगर एक एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट बने तो जो दोनों टेंजेंट है उसका लेंथ इक्वल होगा, मतलब बी पी और बी आर आपका इक्वल होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। बस हो गया, अब तो सॉल्यूशन सामने ही है। तो मैं बोल सकता हूँ कि अगर ये 6 है तो ये भी 6 होगा फिगर में डायरेक्ट, ये अगर 8 है तो ये भी 8 होगा, और ये जो है वो भी ये सेम होगा। अगर ये मान लेते हैं 8 है तो ये भी 8 होगा, जो भी वैल्यू होगी सेम होगी, क्यों, इक्वल होता है। ठीक है, तो नाउ अब डायरेक्ट हम सॉल्यूशन पे आ जाते हैं। नाउ तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि एपी तो निकालना है तो एपी अननोन है, प्लस पी बी इज इक्वल टू 6, बी आर क्वेश्चन में दिया हुआ है 6, सी आर सी 8, ए क्यू 8 प्लस क्यू सी मेरे को पता नहीं है, पर एक चीज पता है, एपी इज इक्वल टू क्यू सी, एपी इज इक्वल टू क्यू सी नहीं सॉरी ए क्यू, एपी इज इक्वल टू ए क्यू। ठीक है, तो सॉरी क्यू, ए क्यू तो मैंने पहले लिख ही लिया है, यहाँ पे ए क्यू फिर 8 आ जाएगा। ठीक है, ए क्यू का वैल्यू है अननोन और क्यू सी का वैल्यू 8 है, इज इक्वल टू 38। ठीक है, अब ये सब तो अभी यहाँ पे इस पॉइंट ऑफ में टाइम लगेगा, समझा रहा हूँ मैं, लेकिन आपको जब फिगर देखो ना वहीं पे आप सॉल्व कर डालना है इसको। ठीक है,
टाइम नहीं लेना एमसीक्यू, क्योंकि इतना लिखा लिखा तो आपको करना नहीं है, आपको साइड में रफ में ही करना है, तो आपको इतना टाइम नहीं लगाना है, ठीक है। अब आप देखो AP इज इक्वल टू AQ होगा, और AQ नहीं, क्वेश्चन बोले AP बताओ, तो हम क्या करेंगे, AQ को भी कन्वर्ट करके AP में बदल देंगे। क्यों? क्योंकि AQ तो पूछा नहीं, AP पूछा है, तो AQ रख के क्या मतलब है, AP और AQ तो सेम है, तो AQ हटा के AP कर देंगे। तो यहाँ पे मिलेगा मेरे को AP प्लस 6 6 8 8, सबको एक साथ प्लस कर देते हैं, तो कितना होगा, 6 6 12, 12 प्लस 8 20, 20 प्लस 8 28, प्लस AP अगेन आ गया इज इक्वल टू 38। ठीक है, अब मैं इसको बोल सकता हूँ 2AP, AP प्लस AP, जैसे x प्लस x 2x, AP प्लस AP 2AP, और 38 माइनस 28, 28 को मैं ऑपोजिट साइड में लेके आ गया। बस आंसर आ चुका है, आपको तो दिख भी गया होगा आंसर क्या है, आंसर है आपका 5। सही है, तो आंसर 5 आ जाएगा, मतलब AP का वैल्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। क्या ऑप्शन में है, पहले तो ये चेक कर लेते हैं, आप बोलोगे हाँ है ऑप्शन बी, तो ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट आंसर। क्लियर है? ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। यहाँ पे बोला 1 माइनस टेन स्क्वायर 30, 1 प्लस टेन स्क्वायर 30 इज इक्वल टू कॉस साइन 1 या 10, ऑप्शन 4 दे दिया। इसमें सॉल्व करना है डायरेक्ट वैल्यूज पुट करके, ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, डायरेक्ट लिख देना 1 माइनस टेन स्क्वायर 30, टेन 30 का वैल्यू क्या होता है 1 अपॉन रूट 3, तो 1 अपॉन रूट 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, नीचे भी सेम चीज करना है, 1 प्लस 1 अपॉन रूट 3 का होल स्क्वायर। सही है, इतना दूर कोई गलती नहीं, तो 1 माइनस 1 स्क्वायरिंग अगर आप करोगे रूट हट जाएगा, सिर्फ 3 बचेगा, सेम चीज नीचे होगा, बस साइन का चेंजेस आ गया। ठीक है, एलसीएम लेके आप सॉल्व कर दो, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 1 बाई 3, और यहाँ आ जाएगा 3 प्लस 1 बाई 3, ये 3 और ये 3 कैंसिल आउट, बचेगा कितना आपके पास 2 अपॉन 4, विच इज इक्वल टू 1/2। अब 1/2 तो ऑप्शन पे है नहीं, लेकिन कुछ वैल्यूज दिए, cos 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2, सही है, cos 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2 होता है, sin 60 का वैल्यू क्या होता है, अब सोचना ही नहीं है, बाकी के वैल्यूज आपको सोचना ही नहीं है, क्यों, क्योंकि ऑप्शन का आंसर यहीं पे तो मिल गया 1 अब 1/2, बाकी तो हो नहीं सकता, एक ही आंसर करेक्ट होगा, तो cos 60 डायरेक्ट मिल ही चुका है, तो हम इसको डायरेक्ट लिख देंगे cos 60। ठीक है, क्योंकि बाकी sin 60 √3 में √3 अपॉन 2 आ जाएगा, फिर ये 1 10 स्क्वायर करके 10 स्क्वायर 63 हो जाएगा, √3 होता है स्क्वायर करने से 3, तो ये बाकी के ऑप्शन तो है नहीं, ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर, तो आप डायरेक्ट ऑप्शन ए पे क्लिक कर दो। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब बोला था टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस r इज, अब आपको बोला एक सॉलिड हेमिस्फीयर है, हॉलो नहीं है, सॉलिड है, पूरा कंप्लीट सॉलिड हेमिस्फीयर है, उसका टोटल सरफेस एरिया बताओ टी ऐसे। ये भी हमारे लिए बहुत ईजी है, क्यों ईजी है, कैसे सॉल्व करना है, आप एक चीज देखो, मैंने फिगर पहले से ही यहाँ पे मतलब पेस्ट कर दिया है, ठीक है, डायरेक्ट नेट से उठा के, तो आपको समझ में आएगा आराम से, क्योंकि मैं इस फिगर को बना नहीं पाऊंगा अभी। ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर हमें पता है 2 πr² होता है, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है, और हमें अपने एनसीईआरटी में भी हमने देखा है, जो CSA होता है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, वो कितना होता है 2 πr²। कर्व सरफेस एरिया तो हमने लिख लिया 2 πr, सॉरी 2 πr², पर ऊपर का भी तो पार्ट होगा ना, एक ये वाला पार्ट, ये वाला भी पार्ट होगा, और ये पार्ट अगर आप देखोगे कोई भी एक बाउल ले लो आप, ठीक है, बाउल ले लो, तो आप घर पे बाउल होगा, बाउल ले लो आप, तो आप देखोगे ऊपर वाले पार्ट को अगर आप देखोगे तो सर्कल बनता है, सही है, सर्कल बनता है, सर्कल का एरिया क्या होता है, सर्कल का एरिया होता है πr², सही है, सर्कल का एरिया, और ऊपर वाला पार्ट तो सर्कल ही बनता है, तो सर्कल का एरिया कितना होता है πr², और क्योंकि वो सॉलिड है, मतलब कंप्लीटली फिल्ड है, तो πr², और कर्व सरफेस एरिया में पता है 2 πr², तो टाइम वेस्ट नहीं करना है, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2 πr², और बेस एरिया या टॉप एरिया जो भी आप बोलो, बेस एरिया ही बोल देते हैं फिगर के हिसाब से, बेस एरिया इज इक्वल टू πr², मतलब एरिया ऑफ सर्कल, तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा टी ऐसे आपका हो जाएगा, दोनों को ऐड कर देना 2 πr² प्लस πr²। ठीक है, तो πr² मतलब क्या है 1 πr² है, 1 हम लोग आगे लिखते नहीं है, तो दोनों को आप अगर आप ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 3 πr²। क्या ये हमारे ऑप्शंस में है, आप बोलोगे हाँ ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 4 क्वेश्चन और बच्चे हैं, कंप्लीट करते हैं। फिर आपको दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, इनमें से चारों ऑप्शन में से कौन सा प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता। एक चीज आपको ध्यान रखना है, प्रोबेबिलिटी का वैल्यू, कोई भी अगर प्रोबेबिलिटी निकाले तो वैल्यू हमेशा 0 और 1 के बीच में आएगा, ठीक है, उससे ना बड़ा होगा ना छोटा होगा, ना माइनस में आ सकता है, ना 1.1 1.2 1.3 5 7 8 9 आ सकता है। ठीक है, क्या आप सॉल्व करोगे, आप नहीं करोगे, क्यों नहीं करोगे, इसको सॉल्व कर, आपको डायरेक्ट दिख रहा है, आप ऑप्शंस को पहले चेक करो, 0.4 0 के बीच, 0 और 1 के बीच में,
4% परसेंट को अगर आप सॉल्व करो तो हम लिखते हैं 4/100, सॉल्व करो 0 से बड़ा आंसर आएगा। सेम चीज ऑप्शन सी के साथ भी है, 0 से बड़ा आएगा। लेकिन ऑप्शन डी को अगर आप देखो डायरेक्टली उन्होंने बोल दिया 4 है, डायरेक्टली उन्होंने वैल्यू दे दिया 4 है, तो क्या सॉल्व करना चाहिए ना, हमें सॉल्व करना नहीं चाहिए, डायरेक्टली बोल देना चाहिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी 1 से बड़ा हो रहा है तो आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कुछ और ऑप्शंस दे दे जहां आपको डाउट लग रहा है, तब आप एक बार फटाफट फटाफट रफली सॉल्व कर लो, नहीं तो इतना टाइम वेस्ट नहीं करना है। 30 सेकंड्स के अंदर इसका आंसर आपको ब्रेन में आ जाना चाहिए, आपको दिख जाना चाहिए। क्लियर है? अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया, द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें दे के रखा है यहाँ पे। ठीक है, ये वाला हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आर नॉट रियल, रियल एंड इक्वल, रियल एंड डिस्टिंक्ट और इरेशनल एंड डिस्टिंक्ट। अब बोला है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट्स है, जो सॉल्यूशन आएगा वो किस टाइप का होगा, रियल और इक्वल होगा, नॉट रियल होगा, या रैशनल एंड डिस्टिंक्ट होगा, या इरेशनल एंड डिस्टिंक्ट होगा। ठीक है, तो कैसे पता करते हैं हम कौन सा टाइप आता है, हम यूज करते हैं डिस्क्रिमिनेंट वाला फॉर्मूला, डी इज ग्रेटर देन जीरो, डी इज इक्वल टू जीरो एंड डी इज लेस देन जीरो। ठीक है, और डी का मतलब क्या होता है, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अगर ग्रेटर देन जीरो होगा तो दो अलग रूट्स आएगा, टू डिफरेंट रूट्स बोलते हैं, डिस्टिंक्ट रूट्स, टू डिस्टिंक्ट रूट्स। ठीक, और डी अगर इक्वल आ जाता है जीरो के तो आप बोलोगे वन इक्वल रूट्स, मतलब दोनों रूट्स जो होगा वो इक्वल ही होगा। ठीक है, दो जो सॉल्यूशन तो दो निकलेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो दोनों का दोनों सेम ही सॉल्यूशन होगा। और लेस देन जीरो होगा तो नो रियल रूट्स। ठीक है, नो रियल रूट्स। अब पता कैसे करें कि कौन सा कंडीशन मैच करेगा, तो आप पहले बी स्क्वायर माइनस 4ac से सॉल्व कर लो, क्या सॉल्यूशन मिलता है हम पहले वो देख लेते हैं। डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी क्या होगा यहाँ पे, ये, तो बी स्क्वायर मतलब -4√3 का होल स्क्वायर, -4, ए क्या होगा यहाँ पे, ए होगा आपका 3, और सी क्या होगा आपका यहाँ पे +4, तो मतलब 4। ठीक है, अब आप सॉल्व करो इसको। अब स्क्वायरिंग करोगे तो -4 का स्क्वायर तो 16 बन जाएगा, और √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, तो इंटू 3। ठीक है, ब्रैकेट में रखते हैं इसको, -4 4 जा 16, 16 3 जा 48। सही है, अब आप सॉल्व करो, 16 3 जा 48, सेम ही चीज होगी, -48 इज इक्वल, सॉरी 48 इज इक्वल टू 0। तो मतलब क्या है, डी इज इक्वल टू 0। डी इक्वल टू 0 किसको कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है, डी इज इक्वल टू 0 बोल रहा है इक्वल रूट्स आएगा। तो क्या ऐसा ऑप्शन है, तो आप बोलोगे हाँ, ऑप्शन बी में लिखा हुआ है रियल एंड इक्वल, तो रियल एंड इक्वल का मतलब डी इक्वल टू 0 होता है, रियल एंड इक्वल का मतलब डी इक्वल टू 0 होता है, तो ऑप्शन बी को आप सही देख के आगे बढ़ो। क्लियर है? अब ये क्वेश्चन जो है हमारा थोड़ा सा सॉल्विंग क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको दिया द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोज द मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 80 स्टूडेंट्स। टेबल दे दिया, अब बोला मीडियन क्लास कौन सा है वो बताओ। ठीक है, अगर आप टेबल में देखो तो क्लास इंटरवल हमें दिया नहीं है, फ्रीक्वेंसीज भी आप देखो तो इंक्रीजिंग है, मतलब बढ़ते जा रहे हैं, इसका मतलब ये हमारा नॉर्मल फ्रीक्वेंसी नहीं है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। समझ में आया आपको? ठीक है, इंक्रीज होते जा रहा है, क्लास इंटरवल भी नहीं दिया, तो ये मतलब हमारा CF हो गया, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो इसलिए मैंने पहले से टेबल बना लिया कि लेंदी ना हो जाए वीडियो। ठीक है, तो ये हमारा था, क्लास इंटरवल नहीं था, सिर्फ बताया मार्क्स किसको मिला, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारा CF है इस टेबल के हिसाब से, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो हमने क्या किया, क्लास इंटरवल खुद बनाया। अब यहाँ पे अगर आप देखो बिलो 10 मतलब 10 से कम, अब आप देखोगे कि मार्क्स जब दिया जाता है नेगेटिव मार्क्स तो मिलेगा नहीं, -1 -2 तो आपको रिजल्ट में देगा नहीं, ज्यादा से ज्यादा 0 देगा, 0 से छोटा और कुछ नहीं देगा। तो हम क्या किया, हमने पहले क्लास इंटरवल 0 से 10 का स्टार्ट किया। ठीक है, अब आपको बोला बिलो 20, बिलो 20 में तो 10 वाला मार्क्स भी आ सकता है, 5 6 सब बिलो 20 है, 2 3 4 5 6 ये सब बिलो 20, लेकिन उसको हम काउंट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उसके लिए पहले से क्लास इंटरवल बना दिया 0 to 10। जो 5 लेके आया, जो 6 लेके आया, जो 7 लेके आया, जो 8 लेके आया, जो 9 लेके आया, वो सब के सब कहाँ जाएंगे, 0 to 10 के अंदर चले जाएंगे। ठीक है, तो बिलो 20 में अब कौन आएगा, जिसको 11 12 13 ऐसे कुछ मार्क्स आए, 17 18, तो वो आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास इंटरवल हमने 10 और 20 का, और फिर वैसे ही हम 10 10 इंक्रीज करते गए, 20 to 30 30 to 40 40 to 50 एंड लास्ट वाला 50 to 60। क्लियर है क्लास इंटरवल कैसे बना? आप देखोगे कि जो मार्क्स हमें क्वेश्चन में दिया उसमें भी 10 10 का गैप है, तो हमने भी 10 10 का गैप से क्लास इंटरवल बनाया। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी दी हुई नहीं है, फ्रीक्वेंसी हमने खुद बनाई। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे बनता है, जैसे सपोज मान लेते फ्रीक्वेंसी ऐसे दी है 2 5 फिर 1 8 फिर 2, ऐसा कुछ फ्रीक्वेंसी, तो हम क्यूमुलेटिव कैसे निकालते हैं, पहले को 2 लिखते हैं, फिर 5 + 2 7, फिर 7 + 1 8, फिर 8 + 8 16, फिर 16 + ऐसे करते हैं। सही है, सेम चीज हमने, अब ऐसा तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए करते हैं, अगर निकला हुआ तो क्या करेंगे, माइनस करते हुए जाएंगे,
क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी हमने कैसे निकाला, फर्स्ट वाला तो सेम ही रहेगा, सेकंड वाले के लिए क्या किया, प्रीवियस वाले मतलब फर्स्ट वाले के साथ माइनस किया तो 12 माइनस टू 10 आया, फिर 28 को 12 से माइनस किया तो 16 आया, ऐसे करके हमने स्टेप बाय स्टेप फ्रीक्वेंसीज निकाल ली। क्लियर है, इतना लो डन है। इसके बाद इसके बाद मीडियन निकालने के लिए क्या होता है, मीडियन निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाई 2। तो मीडियन निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, n/2 मतलब टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाई 2। तो सॉल्व करोगे तो टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी कितना है, 80 डिवाइडेड बाई 2 40। तो अब आपको ये चीज चेक करना है कि 40 जो आया हमारा आंसर वो कौन से मीडियन क्लास के साथ क्यूमुलेट करता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 40 कौन सा क्लास इंटरवल के साथ आता है। तो आप देखोगे 40 जो है वो 56 के अंदर आएगा, क्यों 56 बड़ा है 40 से। ठीक है, हमेशा हमें जो भी वैल्यू आती है सॉल्व करने के बाद क्या करना है आपको, उसका हमेशा ज्यादा जो होता है वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेना है। तो 40 से बड़ा जो हमारे पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो 56 ही है, और 56 किसको कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है, 30 40 को। तो 30 40 जो है हमारा मीडियन क्लास हो गया। क्लियर है, समझ में आया पूरा। ठीक है, थोड़ा सा लेंथी है ये आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें आपके पास ऑप्शन नहीं है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 18 आपको दे दिया। क्वेश्चन नंबर 18 में बोला क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर दिस एंड दिस इज। आपको इस क्वेश्चन में बोला है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करके बताओ क्या होगा जिसका जीरोस आपको दे के रखा है। सॉल्यूशन पहले से दे दिया, अब बोला है कि उसका जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा मेन पॉलिनोमियल वो फाइंड आउट करके बताओ। तो जब आपको जीरोस दे दे या रूट्स दे दे या सॉल्यूशन दे दे आपको, तो आपको क्या करना है यहाँ पे, तब आपको एक फॉर्मूला यूज करके डायरेक्ट आंसर सॉल्व कर देना, ज्यादा माथा यू ब्रेन आपको फालतू यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करना। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है आपका एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। बहुत जगह आप देखोगे अल्फा और बीटा यूज करते हैं, वो आपका मन, आप ऐसे भी लिखोगे तो भी सही है, सम ऑफ जीरोस या प्रोडक्ट ऑफ जीरो। एक्स स्क्वायर ही रहेगा, सम ऑफ जीरोस मतलब इन दोनों को प्लस कर देना है, दोनों जीरोस को। तो 2/5 प्लस माइनस 1/5। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया, इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 2/5 इंटू माइनस 1/5। ठीक है, अब आपको आगे क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, सॉल्व में क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर ही रहेगा, क्या ही सॉल्व होगा। इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, दोनों का एलसीएम सेम ही होगा, 5 दोनों का एलसीएम ये सेम होगा क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो 5 ही रहेगा। तो ये हो जाएगा 2 प्लस माइनस माइनस 1, और यहाँ पे एक्स आ जाएगा प्लस। इसको अगर आप सॉल्व करो तो ऊपर वाला न्यूमरेटर के साथ डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास -2/5 5 25। क्लियर है, इतना दूर कोई कैलकुलेशन में गड़बड़ तो नहीं है। ठीक है, उसके बाद आपको सॉल्व करना है एक्स स्क्वायर माइनस 2 माइनस 1 कितना होता है 1, तो 1/5x, हम राउंड ब्रैकेट दे देते हैं, प्लस प्लस माइनस है तो प्लस माइनस ब्रैकेट खुलने के बाद माइनस ही हो जाएगा तो डायरेक्ट लिख देते हैं -2/25। अब आप देखो ये जो है वैलिड नहीं है, क्यों, क्योंकि ये फ्रैक्शनल फॉर्म में है। ठीक है, रैशनल फॉर्म में है, तो ये हम डिनोमिनेटर में नहीं रख के इसको और सिंप्लीफाई कर देंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमारे आंसर के साथ मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, तो अब इसको और सॉल्व करने के लिए पूरा का एलसीएम लेना पड़ेगा, 5 और 25 का एलसीएम सीधा सा बात है 25 होगा। तो 25 यहाँ पे कोई भी डिनोमिनेटर नहीं है मतलब 1 है, तो 1 की टेबल में 25 कब आएगा 25 से, तो यहाँ पे आ जाएगा 25x² माइनस 5 के टेबल में 5 से आता है तो 5x माइनस 2/25। ठीक है, तो 2 रह जाएगा। अब आप देखो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये डिनोमिनेटर हट जाएगा, क्यों, क्योंकि जीरोस फाइंड आउट किया है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरो इज इक्वल टू जीरो, मतलब ये जो चीज है इसका फाइनली अल्टीमेटली जब जीरोस पुट करो आंसर क्या निकल के आना चाहिए, जीरो निकल के आना चाहिए। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरो हम कैसे निकालते हैं, कि जब वो वैल्यू, जब वो जीरोस अगर हम उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में पुट कर दें तो फाइनल आंसर क्या है, जीरो बन जाए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये जो कंप्लीट इक्वेशन है, ये जो कंप्लीट फॉर्मूला है, लास्ट में आंसर क्या देना चाहिए, जीरो, पर हमें तो जीरो दिया नहीं और जीरो देगा भी नहीं, क्यों, क्योंकि हमने तो मेन पॉलिनोमियल फाइंड आउट कर रहे हैं। तो हम इसको आगे फर्दर कैसे सॉल्व करेंगे, फर्दर हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, तो सब में इंप्लाइज दे देते हैं। ठीक है, अल्टीमेटली आंसर जीरो आना चाहिए। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस और सम ऑफ जीरो, जीरोस निकालने का मतलब क्या है कि जब आप उसको पॉलिनोमियल में पुट करो तो आंसर जीरो आए। क्लियर है ये चीज, तो इसलिए हम इक्वल टू जीरो पुट करेंगे यहाँ पे। अब ये क्या है 25 ऑपोजिट साइड में चला जाएगा, तो फाइनली बचेगा क्या आपके पास 25x² माइनस 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 25 इंटू जीरो जीरो। तो क्या ये आंसर मैच कर रहा है कोई भी ऑप्शन से, तो आप बोलोगे हाँ ऑप्शन नंबर 2 डी के लास्ट वाले के साथ मैच कर रहा है, ऑप्शन डी।
ठीक है, बाकी तो यहाँ पे साइंस का प्रॉब्लम आ जाता है, प्लस और माइनस, और हमें माइनस मिला है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नहीं है, ये दोनों तो ऐसे ही नहीं है। ठीक है, बचा कौन सा ऑप्शन, ये वाला, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, कोई भी डाउट रहे, मेरा ये सीरीज बनाने का मतलब, मकसद ये था, एम ये था कि आप फटाफट कैसे सॉल्व करो। ठीक है, कुछ क्वेश्चन है फटाफट सॉल्व नहीं हो सकते, जैसे ये वाला था, इसमें आपको थोड़ा प्रोसेस करना ही पड़ेगा। ठीक है, स्पीड थोड़ी ज्यादा रखनी पड़ेगी। इससे पहले जो प्रोबेबिलिटी ये क्या था आपका स्टैटिस्टिक्स वाला, जो मीडियन निकालने, इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन कुछ कुछ ऐसा भी सम्स है जिसका शॉर्टकट आपको पता होना चाहिए, क्या फटाफट आंसर निकालो, टाइम कम वेस्ट करो। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन है ना, जो अगर एक एक मिनट भी आप एक क्वेश्चन पे लगाओ, तो भी 18 मिनट्स के अंदर तो ये सॉल्व हो जाने चाहिए। और लेकिन क्योंकि लास्ट के 2-3 क्वेश्चन थोड़े से सॉल्व करने वाले हैं, तो अगर आप 5 मिनट और भी ऐड कर दो, विद इन 25 मिनट्स आपका ये पूरा का पूरा पार्ट सॉल्व हो जाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या है, बाकी जो क्वेश्चन रहेंगे सेक्शन बी सी डी वाले, उसको आप थोड़ा सा टाइम दे के सॉल्व कर सको। लेकिन अगर इसी में टाइम वेस्ट कर दिया, तो वो क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व करने के लिए आपके पास टाइम नहीं रहेगा। ठीक है, होप आपको क्लियर होगा, समझ में आया होगा। कोई भी डाउट रहे कमेंट्स में बताइए, टेलीग्राम का लिंक है वहां बताइए, गूगल फॉर्म है उसको फिल करके पेड क्लासेस भी आप ले सकते हो। ठीक है, तो होप आपको सब क्लियर है, सब सही है। नहीं है तो बता दिया मैंने ऑप्शंस, आप वहां से पूछ लो, नहीं तो यूट्यूब है, फ्री में सब कुछ मिल रहा है, आप वहां से भी पढ़ सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कुछ नया टॉपिक या नया क्वेश्चंस लेके आऊंगा, या मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस लेके आऊंगा जो कि आने के बहुत चांसेस है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।